और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई हैं। लखनऊ में डिंपल यादव की मौजूदगी में उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूनम सिन्हा के लखनऊ से चुनाव लड़ने की चर्चा है। अगर ऐसा हुआ तो वो राजनाथ सिंह को टक्कर देंगे। कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ है। कुमार अभिषेक, ये क्या मामला है भाई? देखिए निशांत, जैसी कि चर्चा चल रही थी, अब लगभग तय हो चुका है कि पूनम सिन्हा ही उम्मीदवार होगी। समाजवादी पार्टी के टिकट से वो लखनऊ से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि कांग्रेस भी शायद यहाँ पे अपने कैंडिडेट नहीं उतारेगी, जैसे कि जानकारी मिल रही है। यानी कि सीधे सीधे राजनाथ सिंह को लखनऊ में टक्कर देने की तैयारी है। आज अब से कुछ देर पहले पूनम सिन्हा अपने छोटे बेटे कुश के साथ पहुंची थी पार्टी दफ्तर, जहां पर डिंपल यादव ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। और 18 तारीख यानी परसों उनका नॉमिनेशन होगा, ये भी जानकारी मिल रही है। पूनम सिन्हा ने अभी मीडिया से बात नहीं की है, लेकिन वो कल मीडिया के सामने आएंगी। फिलहाल ये जानकारी है, लेकिन ये बात साफ हो गई निशांत कि अब राजनाथ सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी आमने सामने होंगे। नहीं, लेकिन जो आप जानकारी दे रहे हैं उससे एक और चीज बड़ी रोचक है, वो ये है कि पूनम सिन्हा एकाएक चुनाव लड़ने का फैसला कैसे कर लेती हैं? जो शौहर है वो कांग्रेस से और पत्नी सपा से। देखिए, अगर बात की जाए तो फिलहाल सपा और कांग्रेस की भले ही तल्खियां उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपसी सहमति में हमें दिखाई देती है इस मुद्दे पर। शत्रुघ्न सिन्हा बहुत समय से बीजेपी के क्रिटिक रहे हैं और आज वो कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो लाइन थी वो बिल्कुल मिट चुकी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो तल्खी की लाइन है, कम से कम लखनऊ में वो दिखाई नहीं देगी। इसकी वजह यह है कि अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले साफ तौर पर कहा था कि लखनऊ में वो बाहर से भी कोई ऐसा कैंडिडेट ला सकते हैं जो कि राजनाथ सिंह को और बीजेपी को टक्कर दे। तो उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए और साफ तौर पर ये कहा जाए, माना जाए तो ये कॉमन कैंडिडेट की तरह। मैं रोकूंगा आपको थोड़ा सा कुमार अभिषेक। अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं पूनम जी को कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली है, और अच्छा ये है कि डिंपल सांसद जो खुद चुनाव में लड़ रही हैं उन्होंने सदस्यता दिलाई है। हमें उम्मीद है कि पार्टी की नीतियों को और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगी। रोचक बात यह है कि सपा से ऑलरेडी राज्यसभा से सांसद हैं एक और सुपरस्टार की पत्नी, और हम बात कर रहे हैं जया बच्चन की। खैर, हाई प्रोफाइल सीट लखनऊ से आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पर्चा भरा। नामांकन से पहले राजनाथ सिंह ने लखनऊ में रोड शो किया। उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। योगी आदित्यनाथ के प्रचार पर रोक है, वो राजनाथ सिंह के साथ नहीं थे। रोड शो से पहले राजनाथ सिंह ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। तस्वीरें आपके सामने, जरा ध्यान से देखें। मंदिर में आशीर्वाद लिया, बजरंगबली के दर्शन किए, रोड शो से शक्ति का प्रदर्शन और यकीनन आज दिग्गजों का नामांकन है। उधर जयपुर ग्रामीण सीट से आज केंद्रीय मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर ने नामांकन किया। उनके साथ योग गुरु बाबा रामदेव थे। अनुलोम विलोम यहां पर हुआ है। राजवर्धन के नामांकन के दौरान बाबा रामदेव ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ही योग किया। रामदेव ने मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री के व्यक्ति को हिमाचल जैसा बताया। वैसे खुद उत्तराखंड में रहते हैं। मथुरा में रोड शो के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच टकराव के हालात पैदा हो गए। हेमा मालिनी और कांग्रेस प्रत्याशी महेश पाठक के कार्यकर्ताओं का आमना सामना हो गया। और इस वक्त आपको बता दें बड़ी खबर, आज तक से खास बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा ने प्रियंका के चुनावी प्लान का खुलासा किया है। साथ ही करप्शन के आरोपों पर रॉबर्ट वाड्रा आज तक के सामने सफाई पेश करते हैं। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने। वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए प्रियंका तैयार हैं, लेकिन फैसला आने वाले 18
अप्रैल यानी गुरुवार को रॉबर्ट वाड्रा का जन्मदिन है और उसके ठीक एक हफ्ते से वो लगातार गरीबों के बीच जाकर अपना जन्मदिन मना रहे हैं। रॉबर्ट साहब, ये अंदाज जन्मदिन मनाने का कैसे आपके दिमाग में आया? ये बहुत सालों से मैं करता आ रहा हूँ और मैं अपना जन्मदिन का सेलिब्रेशन करने से पहले मुझे लगता है जिन लोगों के साथ उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, इन लोगों के साथ हम अपनी खुशियाँ बांटें, इनको समझें और उनके साथ थोड़ा सा भी वक्त बिताएं तो वो बहुत खुश होते हैं। और मेरे सेलिब्रेशन से पहले मैं हमेशा लोगों के साथ रहता हूं, जो गरीब लोगों के साथ, जिन लोगों को हमारी ज़रूरत है। रॉबर्ट साहब, 18 अप्रैल को आपका जन्मदिन है, उस दिन मतदान भी होना है, वोटिंग का दिन भी है, तो सियासत में, इस वक्त की सियासत में आप कैसे देखते हैं? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के वादे हैं, एक तरफ राहुल गांधी के वादे हैं, जनता किधर जाएगी? देखिए, जनता बिल्कुल समझ सकती है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमें बदलाव चाहिए और हमें लग रहा है कि पूरे भारत को बदलाव चाहिए और कांग्रेस की जीत होगी और मेहनत की जीत होगी और लोगों की परेशानियां दूर होंगी। रॉबर्ट साहब, एक बात और कही जा रही है कि प्रियंका गांधी ने खुद भी कहा, आपकी पत्नी है प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने खुद भी कहा कि बनारस से मैं लड़ने को तैयार हूँ अगर पार्टी कहे तो वो मुकाबला करने के लिए तैयार है। आप मोदी के मुकाबले प्रियंका गांधी? हम किसी सबसे हम पूरी मेहनत से, लगान से काम करेंगे, सब लोगों के लिए काम करेंगे, पूरे भारतवर्ष के लिए काम करेंगे। जब भी जो भी हमें दिया जाएगा, जिस पार्टी की तरफ से दर्जा दिया जाएगा, हम बिल्कुल पूरी मेहनत करके उसको पूरा करेंगे। आखिरी सवाल, आप पर तमाम इल्ज़ाम बीजेपी के लोग लगाते रहे कि आपने करप्शन किया, आप पर इल्ज़ाम लगाया, ज़मीन घोटाले किए, तो क्या उसका जवाब क्या है आपके पास? और कभी घर में ये बातें चर्चा में आती हैं आपके बच्चे और पत्नी के साथ? देखिए, परेशानियां तो सबने झेली हैं, मैंने खुद और बच्चों ने भी, पर मतलब कि देख सकते हैं आप, हमेशा सच की जीत होती है और जितने बार भी मुझे कहीं भी बुलाया जाएगा मैं ज़रूर पहुंचूंगा और मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि सच की जीत होगी। आप पर जो आरोप है उन पर कोई जवाब देना चाहिए? नहीं, बस वो ठीक है जी, थैंक यू। आप से बात करने के लिए। तो ये थे रॉबर्ट वाड्रा, जिनका कहना है कि सच की जीत होगी और जब भी उनको पूछताछ के लिए, जांच के लिए बुलाया जाएगा, वो वहां पहुंचेंगे। दिल्ली से कैमरामैन संजीव के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक। यकीनन बहुत अच्छी बात है गरीबों और जरूरतमंदों के बीच में जाकर अपना जन्मदिन मनाना, लेकिन सूट पहनकर। खैर, चुनावी मौसम में नेताओं की तरफ से विवादित बयानों का दौर जारी है। अब इस फेहरिस्त में नवजोत सिंह सिद्धू का नाम जुड़ गया है। कटिहार में चुनाव प्रचार के दौरान सिद्धू ने मुस्लिमों से एकजुट होकर वोटिंग की अपील की है। सिद्धू ने आप सब इन्हीं के लिए हो और आज साजिश हो रही है। आज पूर्णिया में मैं आप सबको चेतावनी देने आया हूं, मुस्लिम भाइयों, आप 64% आबादी हो यहाँ पे। मेरे मुसलमान भाई जितने भी हैं, वो ये मेरी पगड़ी है। आप सब लोग पंजाब में भी काम करने जाते हो और पंजाब में आपको हमारी तरफ से प्यार मिलता है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो पंजाब में, मैं मंत्री हूं, जिस दिन पंजाब आइएगा सिद्धू को अपने साथ खड़ा पाइएगा, कंधे से कंधा मिला के खड़ा। लेकिन मैं आपको चेतावनी देने आया हूं, बहनों भाइयों, ये बांट रहे हैं आपको। मुस्लिम भाइयों, ये यहां पे ओवैसी साहब जैसे लोगों को लाके एक नई पार्टी साथ में खड़ी करके आप लोगों की वोटें बांट के ये जीतना चाहते हैं। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए, 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहाँ पे, यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा, छक्का लग जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा छक्का मारो, ऐसा छक्का मारो कि मोदी को यहां बाउंड्री से पार मारो, ठोकर ताली। वहां पे भी बल्लेबाजी करने। आजम पर चुनावी रोक लगी तो उनके बेटे भतीजे मैदान में कूद पड़े। मायावती के बदले उनके भतीजे आकाश रैली में पहुंचे तो आजम के बेटे अब्दुल्ला को रोक के पीछे मुस्लिम एंगल दिखाई दे गया। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस। बदजुबानी की सजा काट रहे आजम खान भोपाल पहुंचे तो उनका सामना उन सवालों से हो गया जिसका जवाब उनके पास नहीं था। जिन्होंने महिला के साथ तमीज का फर्ज नहीं निभाया, वो तहजीब का सबक सिखाने लगे। मामला भी दर्ज हो गया।
रामपुर की सड़कों की पहचान कराई। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। संस्कारों का ढिंढोरा पीटने वाले आजम खान अपने इसी एक बयान से खलनायक बन गए। चुनाव आयोग ने आजम खान की जुबान पर 72 घंटे के लिए ताला जड़ दिया है। वालिद साहब की जुबान खामोश है, लेकिन उनके बेटे अब्दुल्ला ने मोर्चा संभाला। एक ऐसा बयान, एक ऐसी तकरीर जिसमें किसी का नाम नहीं है, आपने बैन कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आजम खान मुसलमान थे, क्योंकि आजम खान को, भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए आजम खान को बैन करना बहुत जरूरी था। आजम खान की बेलगाम जुबान से इतना जहर टपका कि खुद पार्टी की जुबान खामोश हो गई है। न अखिलेश बचाव कर पा रहे हैं, न मुलायम कठोर हो पा रहे हैं। आजम की जुबान से निकले घिनौने लफ्ज जयाप्रदा के लिए दुख दर्द का सबब बन गए हैं। सबसे पहले आजम खान साहब का इस टिप्पणी पर मैं बहुत आहत हूँ और पूरे देश सुना। देश हमारे साथ दे रहे हैं और देश के साथ साथ हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण सब ने मेरे साथ खड़े होके। रामपुर में जीत चाहे जिसकी हो, लेकिन आजम खान की नैतिक हार तो अभी ही तय हो गई है। जिस जुबान से वो दुश्मनों के सम्मान के चीथड़े उड़ाया करते थे, उसके पास बचाव में आज चंद लफ्ज भी नहीं है। आज तक ब्यूरो। चुनाव में बदजुबानी के बहादुर खूब बाण दाग रहे हैं। न भाषा की फिक्र, न जुबानी मर्यादा, सारे दल के नेताओं पर बेकाबू जुबान का भूत सवार है। लो राजबब्बर के तुमको और तुम्हारे नेता नचनिया को दौड़ा दौड़ा के जूतों से मारूंगा। दे झूठ फैलाया समाज में, जहां मिलेगा गंगा मां की सौगंध, तुझे जूतों से मारूंगा। तुझे तेरे दलालों को। गुड्डू पंडित जिंदाबाद, गुड्डू पंडित जिंदाबाद, गुड्डू पंडित जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, गुड्डू पंडित जीतेगा। गरीबों के साथ अत्याचार और उनके दुख में खड़ा होना, ये गुंडागर्दी है क्या? यहाँ पर स्कूल खुलवाना, ये गुंडागर्दी है? अगर ये गुंडागर्दी है तो हाँ, मैं गुंडा हूँ। जानता सबकी હવે પણ આ વખતે મોદી સાહેબે કેમેરા મિલ્યા है, કોણ ભાજપની મત આલે કોણ કોંગ્રેસમાં આલે, તો પછી આવું તામ। 82 साल के फारूक अब्दुल्ला उम्र को मात देने में लगे। श्रीनगर संसदीय सीट से फारूक अब्दुल्ला फिर से चुनाव मैदान में है। चुनावी जंग को लेकर फारूक अब्दुल्ला का जोश देखते बनता है। हमारे संवाददाता अशरफ वाणी से उनकी एक खास बातचीत। श्रीनगर की संसदीय सीट से चुनावी जंग में उतरे फारूक अब्दुल्ला का जोश और जज्बा झेलम के पानी की तरह ही थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये वतन जिस तरफ जा रहा है, ये सेकुलर मुल्क है और जिस तरह से आजकल की जो सरकार है दिल्ली में, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। इसके खिलाफ मुझे दिखता कि अल्लाह ने मुझे जिंदा रखा है कि मैं लड़ सकूं। खूबसूरत श्रीनगर में चुनाव प्रचार बेहद खामोशी से आगे बढ़ा है। आतंकवाद के साए तले सियासत पूरे शबाब पर है। 82 साल के फारूक अब्दुल्ला की वोट यात्रा उन गांवों तक पहुंची है जो तरक्की से दूर रहे हैं। गांव की महिलाएं फूलों की बारिश करती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, हम श्रीनगर के बीच ही बीच है। यहाँ पर लोग किस तरह से उत्साहित हैं चुनावों को लेकर, और यहाँ पर ये छोटी छोटी सभाएं जो होती हैं, यहाँ पर उम्मीदवार अपने चुनावों का प्रचार करते हैं। फारूक अब्दुल्ला तमाम दायरों को तोड़ते हुए गांव वालों के बीच में जाते हैं। छोटी छोटी मीटिंग, छोटे छोटे भाषण देते हैं। मोदी चु जहान सोन युस आइन चु हिंदुस्तान। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ सीधा मुकाबला पीडीपी से है। आगा सैयद मोहसिन यहाँ से पीडीपी उम्मीदवार हैं। फारूक अब्दुल्ला की मौजूदगी में इस सीट की अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि फारूक देश की निगाहों में रहने वाले नेता हैं। 47 से जनसंघ का यही था, मगर कर नहीं सकेंगे, ये आज तक नहीं कर सके, आगे भी नहीं कर सकेंगे। करेगा तो फिर उसके जो नतीजे होंगे वो बहुत ही खराब होंगे।
अब्दुल्ला परिवार कश्मीर की सियासत का अटूट हिस्सा रहा है। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र सरकार में मंत्री रहे। उनकी पार्टी का कश्मीर की राजनीति में लगातार दबदबा रहा। 18 अप्रैल को श्रीनगर में मतदान है। फारूक अब्दुल्ला की किस्मत भी दांव पर है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी की नजर बिहार की किशनगंज सीट पर है। ओवैसी ने किशनगंज से अपना उम्मीदवार उतारा है। आज तक संवाददाता रोहित कुमार ने ओवैसी के प्रचार के अंदाज को कैमरे में कैद किया। आप खुद देख लीजिए कि ये सरकार के पास दिखाने को कुछ नहीं है, इसीलिए आज नफरत की बातें की जा रही है। ये हैदराबाद नहीं, बिहार बंगाल का सीमांचल है। हैदराबाद से हजारों किलोमीटर दूर ये इलाका असदुद्दीन ओवैसी के टारगेट पर है। दायरा फैलाने में लगे ओवैसी यहां पांव पसारने आए हैं। पहचान लीजिए, ये बिहार का किशनगंज संसदीय इलाका है। ओवैसी ने यहां से अख्तरुल ईमान को अपनी पार्टी AIMIM से उतारा है। न कोई संगठन, न कोई जनाधार, उम्मीद का आधार बस इतना कि यहां मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। 70% मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज में ओवैसी भी अपनी हिस्सेदारी तलाशने आए हैं। किशनगंज की बनावट ही कुछ ऐसी है कि यहाँ सभी राजनीतिक दलों को मुस्लिम चेहरे का ही आसरा रहता है और मुसलमानों में पैठ बनाने का मंसूबा लेकर ही ओवैसी यहाँ पधारे हैं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बार सीमांचल की आवाम अख्तरुल ईमान साहब की तायद करेगी, उनको अपने आशीर्वाद से, अपनी मोहब्बतों से नवाजेगी और उनको यहाँ से सांसद बनाकर भिजाएगी। इसलिए कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सीमांचल के बैकवर्डनेस की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कोई भी पार्टी ने सीरियसली उस पर कुछ काम ही नहीं किया। दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव जो 7 चरणों में 543 लोकसभा सीटों पर होने जा रहा है। 90 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर इस बार वोट देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और ये हम वोटर्स हैं जो अपने अधिकार राइट टू चूज का इस्तेमाल करते हुए चुनावी प्रक्रिया में अपनी एक्टिव भागीदारी निभाएंगे। हम लोगों के हाथ में शक्ति है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अगले 5 साल तक देश के लिए देश का भाग्य चुनें और हर वोट के मायने बढ़ाएं। इलेक्शन की सभी जानकारी के लिए लॉग इन करें aajtak.in पर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।